हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 82 क्वेश्चन से। कल 81 तक हम डिस्कस कर चुके थे। आज 20 क्वेश्चन लगभग हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन वन बाय वन देखेंगे और साथ में उसको डिस्कशन भी करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है 82 में, निम्न में से किस प्रजाति में मूत्राशय अनुपस्थित होता है? मतलब किसमें आपको पूछा है कि ब्लैडर एब्सेंट होता है। तो अगर देखें, आप ऑप्शन देखें, फाउल, पिग, हॉर्स, रैबिट, इनमें से किस में जो है आपको लगता है कि यूनारी ब्लैडर एब्सेंट होगा? तो ऑप्शन मैंने कल ही बता दिया था। तो बर्ड्स में जो होता है यूनारी ब्लैडर एब्सेंट होता है। जैसे आप पूछ सकते हैं, अब इसमें क्वेश्चन होता है कि गॉल ब्लैडर किस में एब्सेंट होता है, तो इसका आंसर क्या होता? हॉर्सेस, घोड़ा। तो साथ में और भी चीजें पढ़ते चले कि कौन से ऑर्गन जो है किसमें एब्सेंट है। आगे देखते हैं, इन कैमल हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स ऑफ स्टोमक आर विजिबल फ्रॉम आउटसाइड? ऊंट में पेट के कितने भाग बाहर से दिखाई देते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन जो था, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया था। अब बेसिकली ये क्वेश्चन डिलीट क्यों कर दिया था? देखिए, जब ऊंट को बाहर से देखते हैं तो ऐसा कोई भी, मतलब आप पेट के कंपार्टमेंट कहाँ दिखाई देते हैं? ऊंट आपने कई बार देखा है, तो कोई ऐसे कंपार्टमेंट तो बाहर से नहीं दिखाई देते हैं कि ये यहाँ पे रेटिकुलम है, यहाँ पे ओमेजम है, यहाँ पे ओमेसम है। तो ऐसे कुछ दिखाई थोड़ी देता है। तो लेकिन अगर हम अंदर की बात करें तो रूट जो ऊंट है उसमें तीन कंपार्टमेंट होते हैं, C1, C2, C3। और हम बात करें तो कौन कौन से कंपार्टमेंट होते हैं, इसमें क्या एब्सेंट होता है? सबसे पहले क्या होता है? रूमेन, रेटिकुलम और एवोमेजम। इसमें ओमेजम जो होता है एब्सेंट होता है। तो ये क्वेश्चन क्यों डिलीट कर दिया गया कि बाहर से ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई देता है, बाहर से आपको कंपार्टमेंट नहीं दिखाई देते। तो अगर इसका देखा जाता है कि इसमें ये पूछे जाते हैं कि कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो इसका आंसर क्या होता? बी। बी इज करेक्ट आंसर। मतलब तीन कंपार्टमेंट होते हैं, लेकिन बट हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। और भी कुछ मे बी हो सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन, अगर कंपार्टमेंट पूछे जाते हैं तो तीन कंपार्टमेंट होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते बिल्ली के मस्तिष्क में क्रेनियल नर्व कितनी होती है, कितनी जोड़ी निकलती है? ठीक है, कपाल तंत्रिका कितनी होती है? तो अगर देखा जाए तो कितनी पेयर निकलती है, क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है? ये सभी को पता है, 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती है। आगे चलते हैं, द एक्शन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस जो होता है किससे कंट्रोल्ड होता है, किससे नियंत्रित होता है? तो आपको पता है कि हाइपोथैल ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, ये बेसिकली क्या करता है? इनवॉलेंट्री एक्शंस जो किसी के कंट्रोल में रहती रहती हैं उनको कंट्रोल करता है। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होती है, इनवॉलेंट्री जो चीजें होती है, मोस्टली कंट्रोल होती है हाइपोथैलेमस से। थायराइड से हो नहीं सकती है, वर्टिब्रल कॉलम से हो नहीं सकती है, एड्रिनल ग्लैंड। ऑप्शंस को देखें, अगर आप ऑप्शंस को देखें तब भी आपको जो एक ही ऑप्शन दिखाई देगा जो कंट्रोल करता होगा, तो वो क्या है? हाइपोथैलेमस। और भी अगर इसको डिटेल में पूछा जाए, क्योंकि अब मुझे लग रहा है थोड़ा क्वेश्चन जो है पेपर डीप बनेगा। तो एएनएस में अगर हम बात करें, एएनएस को जो कंट्रोल करता है, बेसिकली जो सबसे सेंट्रल काम करता है वो हाइपोथैलेमस करता है। साथ में इसमें लिम्बिक सिस्टम और ब्रेन स्टेम भी ऐसे, मतलब एक साइड में इसको कंट्रोल करती है। तो मेन सेंट्रल वर्क जो करता है वो हाइपोथैलेमस करता है। लेकिन अगर ऑप्शन में दिया गया है कि हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, ब्रेन स्टेम, तो आपको ऑल ऑफ दीज आंसर लगाना पड़ेगा। ये तीनों की तीनों जो रिस्पॉन्सिबल होती है एएनएस को कंट्रोल करने में। आप साथ में साथ इन सब चीजों को लिखते चले, क्योंकि क्वेश्चन जो है यही कहीं से बनेंगे। थोड़ा डीप बनाने के लिए थोड़ा सा और बेसिक ऐड कर देते हैं उसमें। तो ये सब चीजें भी आप ऐड करते चले। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नेम एज, प्लेटलेट्स को किस रूप में और जाना जाता है? प्लेटलेट्स का और क्या नाम होता है? ऑल्सो नोन एज, तो क्या कहा जाता है? मोनोसाइट्स कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, इथ्रोसाइट्स कहा जाता है, लिम्फोसाइट्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आपको पता है बेसिकली इन सब वर्ड्स का देखा जाए, मोनोसाइट्स क्या होते हैं? ये हमारे जो सेल्स होते हैं, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे प्रोटेक्शन के लिए, एंटीबॉडीज वगैरह यूज करते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स ये कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और प्लेटलेट्स का काम भी क्या होता है? कोगुलेशन होता है। एथ्रोसाइट्स आप सभी को पता है, आरबीसी को एथ्रोसाइट्स कहते हैं। लिम्फोसाइट्स, तो ये बेसिकली एंटीबॉडीज, मतलब प्रोटेक्शन से रिलेटेड होती है। तो अगर हम देखे जाए तो इसमें जो आंसर होगा दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स। द यूजुअल येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्राइव फ्रॉम, जो
यूरिन का सामान्य जो पीला रंग होता है वो किससे प्राप्त होता है? कैरोटीन से प्राप्त होता है, यूरिया से प्राप्त होता है, यूरिक एसिड से प्राप्त होता है, बिलीरुबिन से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? आपको इसमें देखना है, इसमें बताना है कि किससे प्राप्त होता है। तो मोस्ट कॉमन आंसर इज बिलीरुबिन। जो आमतौर पर जो यूरिन का येलो कलर होता है वो बिलीरुबिन से ड्राइव होता है। आगे चलते हैं। इसमें पूछा है जो स्तनधारी मतलब जो मैमल्स होते हैं उनमें ध्वनि उत्पादन के लिए कौन सा अंग रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसमें क्या दे रखा है? फेरिंग्स, लैरिंग्स, थाइमस, टंग। लैरिंग्स का मतलब कंठ होता है। तो आपको अच्छे से पता है कि कौन सा जो ऑर्गन है वो रिस्पॉन्सिबल है साउंड प्रोडक्शन के लिए। तो लैरिंग्स इज रिस्पॉन्सिबल, कंठ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी? ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? हिंदी में भी क्वेश्चन यही है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इंग्लिश ज्यादा समझ में नहीं आती, तो हिंदी में भी वही सेम पूछा जाता है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। आपको इंग्लिश के वर्ड्स थोड़े बहुत मालूम होने चाहिए, और हिंदी में तो और उसको लेबोरेट कर दिया जाता है। तो देखते हैं। इलेक्ट्रिकल सेलुलर ग्रोथ, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक सेलुलर ग्रोथ। तो सभी को मालूम हो जाएगी ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सी। आगे चलते हैं। कोशिका का शक्ति घर, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल सभी ने रट रखा है। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया एक बेसिक क्वेश्चन है। 10th क्लास के लेवल से क्वेश्चन पूछा है, तो आप सभी को आना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल से कुछ क्वेश्चन पूछे गए, वो बहुत बेसिक पूछे गए हैं। तो जो सेल बायोलॉजी पढ़े वो बेसिक पढ़ के चले, ज्यादा अंदर डीप घुसने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री एटीपी स्टैंड फॉर, जैव जैव रसायन के संदर्भ में एटीपी का अर्थ क्या है? तो आपको पता होना चाहिए क्या ये एटीपी का फुल फॉर्म है। ये कुछ फुल फॉर्म भी पूछे, जैसे भी ईसीजी का फुल फॉर्म पूछा था। तो अभी एटीपी का फुल फॉर्म पूछा है, तो एडिनो कॉर्टिकल ट्राइफॉस्फेट, अमोनियम ट्राइफॉस्फेट, एंटीबॉडी ट्रिपल फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आप देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं, अगर किसी को थोड़ा बहुत भी मालूम होगा। तो एडिनो कॉर्टिकल हो नहीं सकता है, जो ग्लैंड्स हैं एडिनोकोर्टेक्स वगैरह। अमोनियम ट्राइफॉस्फेट एक साल्ट है। एंटीबॉडी ट्रिपल फॉस्फेट कुछ नहीं हो रहा है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और जिनको नहीं पता है तो एक जगह जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनमें से जो क्वेश्चन है वो लिखते चले, एक अलग से नोट्स बना लें। 92 क्वेश्चन को देखते हैं। डायबिटीज डायबिटीज मेलिटस इज ए क्लिनिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय। जो मधुमेह होता है उसमें क्या होता है? स्पेशली जो डायबिटीज मेलिटस है उसमें क्या कंडीशन मिलती है आपको? तो क्या ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, ग्लूकोज का लेवल घटा हुआ मिलता है? तो सभी को पता है कि यूरिन में मतलब अगर आप देखा जाए तो उसमें क्लिनिकल कंडीशन क्या मिलती है कि अगर जब टेस्ट करने जाते हैं, कोई इंसान जो है चेक कराने गया है डायबिटीज मेलिटस या डायबिटीज चेक कराने गया है, कॉमन डायबिटीज है, तो उसमें क्या है कि जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ा हुआ मिलता है। और वो क्यों होता है, किसकी कमी से होता है? तो देखिए ऑप्शन को देखिए, पहले तो बढ़ा हुआ मिलेगा ग्लूकोज का लेवल, तो बी और डी ऑप्शन तो अपने आप में हट गए। डिक्रीज तो ग्लूकोज का लेवल नहीं हो सकता है। तो क्या रह गया हमारे पास? जो अब इंक्रीज ग्लूकोज का लेवल रहेगा। तो इंक्रीज ग्लूकोज का लेवल रहेगा, वो क्यों रहेगा? क्योंकि किसकी डिफिशियंसी किसकी रहती है, इनसफिशियंट क्या चीज रहती है? तो इंसुलिन रहती है। ये बेसिक नॉलेज अगर किसी को भी होगी तो वो ऑप्शन एक लिख करके आएगा। अच्छा, क्वेश्चन 93। प्लाज्मा और सीरम के बीच में मुख्य अंतर मतलब किस चीज की उपस्थिति या अनुपस्थिति की वजह से डिफरेंस रहता है? मेन डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम इन प्रेजेंस और ऑप्शंस absence ऑफ, किसकी absence और प्रेजेंस की वजह से उन दोनों में डिफरेंस है? मतलब आपने पढ़ा होगा प्लाज्मा और सीरम में क्या डिफरेंस रहता है, किसकी वजह से ये दोनों जो चीज है। हमने डेफिनेशन भी पढ़ी है कि क्या चीज जो होती है absent होती है, क्या चीज प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा में ऐसी चीज क्या प्रेजेंट होती है जो वो प्लाज्मा बनाती है, और उसमें ऐसी क्या चीज absent होती है जो सीरम को बनाती है? तो आपको पता है फाइब्रिनोजन। जो फिब्रिनोजन होता है हमारा, जो कोगुलेशन के रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड का खत्ता जमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो absent होता है हमारा सीरम में और प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। फिर फिब्रिनोजन। तो ऑप्शन
क्या हो गया इसका आंसर? बी। अच्छा, अब 94 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इजी भी है और बहुत बार पूछा भी जाता है। लिखने में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? जो वाटर सोल्यूबल विटामिन, ऑयल सोल्यूबल विटामिन बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए, आपको याद रखना है बी और सी। सी जो होती है विटामिन सी, आपने सिट्रस फ्रूट से मिलती है, संतरे वगैरह से मिलती है। और संतरे को अगर आप जो पानी है उसमें आप उसको ड्रॉप्स डालें तो आराम से घुल जाता है। तो वो वाटर सोल्यूबल है, ऐसे याद रखिए आप। तो बी और सी जो विटामिन है वो वाटर सोल्यूबल है। तो इसमें क्या ऑप्शन हो गया? सी, मतलब ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, 95 क्वेश्चन देखते हैं। 95 क्वेश्चन में क्या पूछा है? इन विच मेथड ऑफ कास्टेशन अ बडीजो कास्टेटर इज यूज? बधियाकरण में बडीजो कास्टेटर किस में यूज करते हैं? कौन से जो प्रक्रिया है उसमें यूज कर रहे हैं? तो देखें, हाँ, ओपन मेथड में, सेमी ओपन मेथड में, क्लोज मेथड में, सेमी क्लोज मेथड में। अगर किसी ने कभी कोई वेटरनरी हॉस्पिटल गया हो या घर पे भी कोई बधियाकरण के लिए आता है तो आपने देखा होगा वो बड़ी जो उसे दबा देते हैं। तो ये अब ओपन करके तो नहीं करेंगे, तो ये तो क्लोज मेथड ही होगा। जब उसमें ऊपर से दबा रहे हैं, मतलब ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, उसमें टाका नहीं लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है वो कैसा है? क्लोज मेथड है। क्लोज मेथड से ही कास्ट्रेशन किया जा रहा है, बधियाकरण किया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन सीधा से, अगर किसी को बेसिक नॉलेज भी, देखिए कुछ क्वेश्चन जो है हमने ऊपर भी देखे थे, कुछ क्वेश्चन जो है जो हमने देखा था एआई से रिलेटेड, मतलब जो वहाँ पे हॉस्पिटल में जो बेसिक चीजें होती है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप ये देख के भी चले कि कुछ जो बेसिक नॉलेज की चीजें ये भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, आगे क्वेश्चन देखते हैं। कलेक्शन और accumulation ऑफ ब्लड इन एन abnormal कैविटी इज टर्म्ड एज। इसमें पूछा है कि कहीं पे किसी भी abnormal कैविटी में ब्लड का accumulation हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए पहले तो वर्ड्स को समझिए। कंटूजन का मतलब होता है कहीं पे गुम चोट लगी है, कहीं पे मतलब आपने देखा हो लाल पड़ गया है, ऊपर से नीला पड़ गया, लाल पड़ गया, वो कंफ्यूजन होता है। ब्रूस, एक तरह से नील पड़ जाना वहां पे, एक तरह से लग जाना, उसको ब्रूस कहते हैं। परफोरेशन, छेद होना, कहीं पे छेद हो गया है। हेमाटोमा, देखिए वर्ड से ही मालूम चल रहा है। रक्त ग्लोम मतलब रक्त का वहां पे जम जाना। अगर किसी ने हिंदी के वर्ड्स पढ़ लिए हैं, उसको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन, ब्रूज, परफोरेशन, हेमाटोमा में कंफ्यूजन हो रही है, तो वो याद रखें, हिंदी के वर्ड पढ़ लिया करें तो इजिली समझ में आ जाते हैं। तो हेमाटोमा, किसी भी अब नॉर्मल कैविटी में ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाना, उसे हेमाटोमा कहते हैं। अच्छा, आगे आते हैं। ट्रोमेटिक माइसिस इज ऑल्सो नोन एज। क्या पूछा है? ट्रोमेटिक मायोसिस को और क्या कहते हैं? स्नेक बाइट, स्कॉर्पियन स्टिंग, मैगट वुंड, एवल्जन। देखिए, स्नेक बाइट मतलब सांप का काटना, स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू का काटना, डंक, ठीक है। जो मैगट्स, जहाँ पे कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है, वो मैगट वुंड हो गया। अवल्जन मतलब किसी भी चीज का निकलना उल्टा, मतलब खाल का निकलना, उल्टी तरफ से निकलना, तो वो हो गया। तो आपको वैसे ही इससे ट्रोमेटिक माइसिस मतलब एक जैसे सड़न सड़न होना, गलत से वहां पे होना। तो ये क्या है, इसका आंसर किसमें होगी? मैगट वुंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सुडेशन सिस्ट? इसमें से कौन सी जो है वो एक्सुडेशन सिस्ट है? ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सी है। सलाइरी सिस्ट, मतलब जो सलाइवा की बनती है, लार की जो बनती है, सलाइवरी सिस्ट, रेनुला, हनी सिस्ट और हाइड्रोसिल। तो अगर इसमें, अगर ये आपको मालूम होनी चाहिए एक्सुडेशन सिस्ट कौन सी है, तो कौन सी है इसमें? हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल जो है हमारी इसमें एक्सुडेशन सिस्ट है। आगे डिस्कस करते हैं। द यूनिट ऑफ ऑब्जर्व डोज ऑफ एक्सरे इज कॉल्ड। एक्सरे, एक्सरे की वो खुराक, वो इकाई जो ऑब्जर्व होती है, उस तो किस में नापा जाता है? कौन सी यूनिट में नापा जाता है? केवीपी में, ठीक है, एमए में, मिली एम्पियर वगैरह में, रेड में, वोल्टेज में, किस में? तो आपको पता होना चाहिए मिली एम्पियर जो है किसकी यूनिट है, वो करंट की यूनिट है। वोल्ट किसकी है? वोल्टेज की है। केवीपी क्या है? ये भी वोल्टेज।
तो आपको जो ऑप्शन है वो क्या है, किसमें नापा जाता है, रेड में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। अच्छा, क्या क्वेश्चन है 100। फ्रैक्चर के उपचार के चरणों में किस, मतलब जो फ्रैक्चर है उपचार में चरणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। जब फ्रैक्चर होता है, जब उसकी हीलिंग हो रही होती है, तो कौन सा क्रम चल रहा होता है, मतलब सबसे पहले क्या बनता है फिर कैसे बनता है। देखिए कभी भी जब भी चोट लगती है या भी कभी भी फ्रैक्चर हुआ है, सबसे पहले वहाँ पे क्या होता है, ब्लड का अक्यूमुलेशन होगा, ब्लड सबसे पहले आएगा। तो आपको दिमाग में रखना है, कहीं पे भी चोट लगी है खून निकलेगा, खून का वहां पे जाएगा, फिर धीरे धीरे टिश्यू वहां पे जमने लगते हैं, सॉफ्ट टिश्यू जमने लगते हैं, फिर धीरे धीरे बोन का कैलस बनने लगता है, फिर सेकेंडरी बोन का कैलस बनने लगता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, हेमाटोमा की फॉर्मेशन होगी, मतलब ब्लड का एक्यूमुलेशन होगा जब चोट लगेगी, फ्रैक्चर लगेगा। तो ये आप दिमाग में लेके चलेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ हेमाटोमा, फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट कैलस, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी बोन कैलस, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी बोन कैलस। तो ऑप्शन ए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्रोसेस बाय विच द मैसेज इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा संदेश है वो स्रोत से रिसीवर तक जाएगा, ट्रांसफर होगा, उसे क्या कहा जाता है। पूछना पूछना तो कह नहीं सकते, क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, उसमें जाएगा तो कुछ नहीं। ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन कहाँ, साउथ से रिसीवर तो नहीं जा रहा है। कम्युनिकेशन, संचार, संचार ही जिसमें हम बोलते हैं दूसरा सुनता है, उसको संचार ही कहा जाता है। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, जिसमें सिर्फ हम देख रहे हैं, तो इसमें क्या ऑप्शन होगा, संचार। ये ऑप्शन इजी है, आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन। अच्छा, 102 समझते हैं। सबसे पहले आपको ब्लैंक दिया है, उसके बाद क्या लिखा है, can be defined as an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economical, social, cultural needs and aspiration through a jointly owned and democratically controlled enterprise। इसमें क्या कहा है, हिंदी में समझते हैं। हिंदी में समझते हैं कि क्या इसमें बेसिकली पूछा क्या गया है आपसे। आपको डैश दिया है, संयुक्त रूप से स्वामित्व वाले लोकतांत्रिक रूप से नियमित। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ जो मतलब बेसिक समझते हैं हम इसमें कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से कुछ लोग जुड़ते हैं। ठीक है, और वो कैसे जुड़ते हैं, वॉलेंट्रीली, मतलब अपने आप जुड़ते हैं। एक जो एक डेमोक्रेटरी, मतलब स्वतंत्र रूप से, लोकतांत्रिक रूप से किसी भी एंटरप्राइज को चलाने के लिए, तो वो एक साथ जुड़ते हैं स्वेच्छा से। उसे क्या कह सकते हैं, कंपनी तो क्या होती है, कंपनी में एक मालिक होता है, सभी जो वहां पर नौकरी कर रहे हैं, तो कंपनी तो हो नहीं सकती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने पढ़ी है, आनंद की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहां पे, तो लोग क्या जुड़ते हैं दूध बेचने के लिए, एक कोई अपनी इच्छा से जुड़ रहे हैं कि हमें भी इसमें जुड़ना है। बिजनेस नहीं हो सकता है, बिजनेस में कोई बॉस हो सकता है, कोई उसके अंडर काम कर सकता है। तो वहां पे मतलब वहां पे अलग अलग लेवल है। और वहां पे जरूरी नहीं है कि बिजनेस में हर कोई जो है अपनी अ, जो बेसिकली डिफरेंट नीड हो सकती है, वो बिजनेस हो सकता है कि उसका कुछ कल्चरल वैल्यू ही नहीं हो, जरूरी नहीं है। तो फार्म कंपनी हो गई, फार्म कंपनी भी नहीं हो सकती। तो इसका जो आंसर है वो कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ही ऐसा होता है, लोग वो वॉलंटरीली जुड़ते हैं और अपनी जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जुड़ते हैं। 130 क्वेश्चन देखते हैं। वह उपकरण जिसके माध्यम से केवल संदेश देखा जा सकता है के रूप में जाना जाता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ हम देख सकते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है। ऑडियो का मतलब क्या होता है, सुनना। विजुअल का मतलब होता है देखना। रेडियो जो होता है वो उसे हम सुन ही सकते हैं, टेलीफोन जो होता है उसे सुन ही सकते हैं। तो अब इसमें देखने वाला एक ही ऑप्शन रहा, वो क्या रहा, विजुअल एड्स। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 104 क्वेश्चन की तरफ। इज ए placard displayed in the public place with the purpose of creating awareness among the people। इसमें क्या है, एक तख्ती के ऊपर कुछ ऐसा बनाना है या कुछ ऐसा तख्ती के ऊपर आपने कुछ बनाया जिससे क्या है, लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं, तो उस चीज को क्या कहेंगे। मतलब अब आपने अगर इसका बेसिक समझे,
पोस्टर हो सकता है वो, डायग्राम हो सकता है, रेडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, क्या हो सकता है? पोस्टर। पोस्टर आपको पता ही है, पोस्टर लगाते हैं, आपने देखेंगे पोस्टर लगे हुए, तो एक तख्ती के ऊपर जो है एक सूचना जो है वहां पे भेजी जाती है कि ऐसा ऐसा है, ये चीज है। डायग्राम, डायग्राम जो है एक फ्लो चार्ट बनाया जाता है, वो डायग्राम जो है आप जरूरी नहीं एक तख्ती के ऊपर बनाए, एक नॉर्मल पेपर के ऊपर भी बना सकते हैं, दीवार के ऊपर भी बना सकते हैं, डायग्राम कहीं पे भी बना सकता है। रेडियो की बात करें हम, तो रेडियो से सुना जा सकता है। वीडियो की बात करें तो वीडियो में देखा जा सकता है। तो अगर हम बात करें, इसका जो आंसर है वो नॉर्मली दिया ही है, उसको समझ के देखा है, तो एक तख्ती पे बता रहे हैं, तो इसका आंसर हो गया पोस्टर। 105वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, is a method of motivating the people for adoption of new or improved practice by showing its distinctly superior result। इसमें क्या है, इसमें क्या है, जो श्रेष्ठ परिणाम है उनको दिखाकर लोगों को एक बेहतर, जो बेहतर पद्धति है उसे अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो उस विधि को क्या कहेंगे, मतलब उस चीज को क्या कहते हैं?